नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स की तारीखों का ऐलान हो गया है। 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स होंगे। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से मुलाकात की। इस दौरान नेशनल गेम्स को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई। बता दें कि उत्तराखंड में पहली बार 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, जिसको लेकर सीएम धामी की पीटी उषा से मुलाकात हुई है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी मिली है और आज मैं ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा जी से यहाँ मैंने भेंट करी है। मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज हमको पूरी तरह से आश्वस्त भी कर दिया कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 2025 में इस खेलों के आयोजन की उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। बाकी विधिवत रूप से उनकी जो जनरल बॉडी की उनकी यहाँ मीटिंग होगी 25 अक्टूबर को, उसमें इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही काफ़ी बन चुका है और सभी तैयारियां हम पहले से कर रहे थे, इसलिए ये खेल बड़े अच्छे होंगे, बहुत भव्य तरीके से होंगे। मैं बहुत खुशी हूँ। हम उत्तराखंड का सीएम हमारा आईओए में विजिट किया है, तो आई एम हैप्पी दैट इवन नेशनल गेम दे आर रेडी फॉर होस्टिंग द नेशनल गेम्स ऑल्सो, इवन विंटर गेम्स ऑल्सो। इसलिए हम डेट जनवरी 28 से लेके फरवरी 14 तक टेंटेटिवली वी विल बी कंफर्मिंग आफ्टर एसजीएम नेक्स्ट वीक। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही सीएम दिल्ली में संगठन और सरकार के कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर राज्य में चर्चाओं का बाजार गर्म है। राज्य में कैबिनेट विस्तार भी प्रस्तावित है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहले ही इस बात के संकेत दे चुके हैं कि राज्य के स्तर पर जरूरी मंथन हो चुका है, केवल केंद्रीय नेतृत्व के हरी झंडी मिलने का इंतजार है। सियासी हलकों में सीएम की प्रधानमंत्री से मुलाकात को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सभी की नजरें हैं मुख्यमंत्री के आज के प्रोग्राम पर। गृहमंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे, जहां पर उत्तरकाशी में वाइब्रेंट विलेज के कार्यक्रमों का जायजा लेने के साथ ही बॉर्डर पर तैनात सेना के जवानों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद देहरादून के FRI में गृहमंत्री अमित शाह बैठक करेंगे, जिसमें नए कानून और साइबर क्राइम की चुनौतियों पर चर्चा होनी है। देहरादून के एक रेस्टोरेंट में रोटी बनाते समय उसमें थूकने का वीडियो आने के बाद कुछ ही घंटों बाद मसूरी से भी चाय में थूकने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक लड़का चाय बनाते समय उसमें थूक रहा है। शिकायत के बाद पुलिस ने यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले नौशाद और मसूरी के हसन अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए उनकी तलाश की जा रही है। देहरादून में भी ऐसा एक वीडियो सामने आया था, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक शख्स रोटी बनाते समय उसमें थूक रहा है, जिसकी हरकतें कैमरे में कैद हो गई हैं। और अब मसूरी से तस्वीर सामने आई है, जहां पर थूक वाली चाय पिलाई जा रही है और इस मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। उनकी तलाश की जा रही है। उत्तरकाशी के सीमांत गांव पेलंग में रोड और पुल नहीं बनने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 साल पहले पुल स्वीकृत हुआ था, लेकिन काम आज तक अधूरा है। इसके साथ ही सड़क का काम अभी पूरा नहीं हो पाया। नदी पर पुल नहीं होने से लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। इसके साथ ही सड़क नहीं होने से गांव के लोग 12 किलोमीटर की पैदल खड़ी चढ़ाई तय करने को मजबूर हैं। गांव के लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को अपनी परेशानियों के बारे में बताया गया, लेकिन प्रशासन ने सुध नहीं ली। इसके साथ ही गांव के लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। यहाँ के लिए 3 वर्ष पहले से मोटर रोड का निर्माण हो रहा है और 3 वर्ष बीत जाने पर भी 20 से 25% कार्य भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। 1 किलोमीटर के बाद मोटर पुल का निर्माण होना है। 48 मीटर का मामूली पुल है और विभाग के द्वारा उस पर 20 से 25% काम भी नहीं हो पाया। तो ये जो है बहुत ही घोर लापरवाही का विषय है।
उत्तराखंड में सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल अब जिस तरीके से किया जा रहा है उसको लेकर कुछ बड़ी बातें भी सामने आई। हम आपको बताते हैं सरकारी कंप्यूटर में अब इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। वहीं साइबर हैक के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ITDA ने चुप्पी साध ली है। अभी क्या स्टेटस है या साइबर अटैक कैसे हुआ, आगे क्या प्लानिंग है, इस पर एजेंसी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। ITDA निदेशक निकिता खंडेलवाल ना मिलने को तैयार हैं, ना ही बात करने को तैयार हैं। वहीं एजेंसी के कैंपस में अनजान लोगों और मीडिया की एंट्री पर पाबंदी है। सवाल है कि साइबर हैकिंग पर आखिर ITDA की चुप्पी क्यों है। उत्तराखंड में 5 दिन सरकारी IT सिस्टम पूरी तरीके से ठप रहा। सचिवालय में कामकाज नहीं हो पाया, कई डिपार्टमेंट्स में काम नहीं हो पाया, डिस्ट्रिक्ट्स में काम रुक गया। अब IT सेक्रेटरी की तरफ से फैसला लिया गया है कि सोशल मीडिया साइट्स किसी भी सरकारी सिस्टम पर इस्तेमाल नहीं करने दी जाएंगी। लाइक फेसबुक और दूसरी वेबसाइट्स अगर आप खोलने की कोशिश करेंगे तो वो अब नहीं खुलेंगी। हम पहुंचे ITDA यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसके पास पूरा दारोमदार है कि 186 जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उसको चलाए। लेकिन यहां की जो निदेशक है निकिता खंडेलवाल, अब वो इस मसले पर बात करने को तैयार भी नहीं है। और ITDA के इस कैंपस पे सभी की एंट्री बंद कर दी गई है, चाहे वो अननोन पर्सन हो या फिर मीडिया पर्सन हो। सवाल यह है कि ये वायरस कोई कोविड का वायरस नहीं है कि कोई अनजान व्यक्ति आपके ऑफिस में दाखिल हो और कोविड फैल जाए। और अगर इतना दुरुस्त ITDA था तो इतना बड़ा साइबर अटैक या हैकिंग हो कैसे गई अगर आप इतने चुस्त दुरुस्त थे। और अब सवाल यह है कि सरकार की वेबसाइट्स में अगर काम नहीं हो पा रहा, वहां पर अगर दिक्कतें आई, सरकारी सिस्टम में लॉस हुआ, कांग्रेस की डिमांड है कि श्वेत पत्र सरकार यहां पर लाए कि क्या कुछ लॉस हुआ है। ऐसे में पूरे सिस्टम की चुप्पी और ITDA की चुप्पी कई और सवाल खड़े करती है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। वहीं पूर्व CM हरीश रावत ने कहा है कि सरकारी सिस्टम की हैकिंग बड़ा फेल्योर है और इससे क्या नुकसान हुआ उस पर श्वेत पत्र आना चाहिए। कहां कमी रही, कौन दोषी है, ये राज्य की जनता को मालूम होना चाहिए। ये बड़ी भारी विफलता है सरकार की और इससे क्या नुकसान हुआ है उस पर एक व्हाइट पेपर आना चाहिए। कहां कमी रही, कौन दोषी है, उस पर उसकी जानकारी राज्य की जनता को होनी चाहिए। क्योंकि ये सामान्य हैकिंग नहीं है, ये एक सिस्टम की हैकिंग है। बद्रीनाथ धाम में नीलकंठ ट्रैक पर फंसे 4 विदेशी पर्यटकों का देर रात SDRF ने रेस्क्यू किया। विदेशी पर्यटक नीलकंठ पर्वत पर घूमने के लिए गए थे, तभी अंधेरी की वजह से वहां फंस गए। इसके बाद SDRF की टीम को सूचना दी गई। बद्रीनाथ धाम में तैनात टीम मौके पर पहुंची और सभी का रेस्क्यू किया गया। फंसे हुए 4 पर्यटक ब्राजील के रहने वाले हैं। मसूरी में NGT के आदेश पर 19 जर्जर बिल्डिंग्स को गिराने का काम शुरू हो चुका है। मसूरी नगर पालिका ने जर्जर हो चुकी बिल्डिंग्स के मालिकों को 7 दिनों के भीतर खुद भवन को ध्वस्त करने के लिए कहा है, वरना पालिका बिल्डिंग्स को गिरा देगी और खर्चा भी वसूल किया जाएगा। गौरतलब है कि 2022 में मसूरी में भूधसाव को लेकर NGT में सुनवाई हुई थी। इसके बाद 19 ऐसी बिल्डिंग्स को चिन्हित किया गया जो कभी भी गिर सकती हैं, उनसे नुकसान हो सकता है। लंबे समय तक मामला NGT में चलने के बाद अब इन बिल्डिंग्स को गिराने का फैसला लिया गया है। जो गिरासू बिल्डिंग है जिनसे कोई जनहानि हो सकती है उनको हटाया जाए। तो ये 2021-22 में सर्वे हुआ था जिसमें 19 बिल्डिंगें चिन्हित हुई थी। इन बिल्डिंगों को हटाने के लिए CBRI ने इनकी जांच करी, MDDA द्वारा जांच करवाएगी। CBRI ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद प्रमुख सचिव महोदय निर्देश दिए इनको तत्काल हटाया जाए। तो उसी संबंध में 1 सप्ताह का नोटिस इनको दिया गया है। ज्योतिर्मठ में आई भूधसाव की आफत को 21 महीने हो चुके हैं। वहीं सुरक्षा संबंधी काम को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव और गढ़वाल कमिश्नर ने एक बार फिर से प्रभावित लोगों के साथ बैठक की और भविष्य में होने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्रभावित इलाकों के प्रभावितों को उनकी सुरक्षित भूमि पर फिर से बसाने और नगर क्षेत्र में सुरक्षात्मक काम करने की बात कही गई। गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि अलकनंदा नदी के तट से लेकर धौली नदी के तट पर सुरक्षा संबंधी काम करने की योजना सरकार की तरफ से तैयार की गई है। DPR बनाने का काम करीब करीब पूरा हो चुका है और जल्द ही सुरक्षा संबंधी काम शुरू हो जाएंगे। जोशीमठ में कुछ भूधसाव की घटनाएं हुई थी
उससे रिलेटेड इश्यूज़ पर इनके डिस्कशंस थे। इनको बता दिया गया है जो सरकार कदम उठा रही है, प्रशासन उठा रहा है। मुख्य रूप से जो हमारी DPR है वो लास्ट स्टेज में है और मैं उम्मीद करता हूँ कि महीने भर के अंदर वो ही बन के तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ एक डेडिकेटेड सेल बनाने की बात थी यहाँ आपदा पुनर्वास का, उसका भी गठन कर दिया गया है। विकासनगर में धर्मावाला में 2 ट्रक की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। वहीं हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि जिला पंचायत का शुल्क वसूल रहे कुछ लोगों ने अचानक ट्रक के सामने बैरियर लगा दिया, जिसके चलते ट्रक बेकाबू होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया। चमोली के कर्णप्रयाग में गुलदार की दहशत बरकरार है। यहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गुलदार दिखाई दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हाईवे पर कर्णप्रयाग गौचर के बीच गुलदार सड़क की तरफ आ रहा था, तभी किसी राहगीर ने इसका वीडियो बना लिया। वहीं लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की। हरिद्वार में लक्सर रोड के मिस्तरपुर में देर रात हाथियों का झुंड आ धमका। जंगल से निकलकर आबादी में आए हाथियों के झुंड को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौके पर वन विभाग के कर्मचारी मौजूद थे, जिन्होंने हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ दिया। आपको बता दें कि इस आबादी वाले इलाके में लगातार जंगली हाथियों का मूवमेंट बना रहता है। जंगल से निकलकर रोजाना हाथी आबादी वाले इलाकों का रुख करते हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल रहता है। औली में 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक भारत कजाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास चल रहा है। इस सैन्य अभ्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दोनों ही देश आतंकवाद विरोधी अभियान पर विशेष जोर दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। चमोली की औली में इन दिनों भारतीय सेना और कजाकिस्तान के बीच कांजिन 2024 के तहत सैन्य अभ्यास चल रहा है। जिसमें दोनों देशों के जवान एक दूसरे के साथ अपने युद्ध कौशल, अनुभव और टेक्नोलॉजी को साझा करने के साथ ही काउंटर टेररिज्म के खिलाफ किए जाने वाले एक्शन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। जिसमें आतंकवादी हमले को विफल करने के अलावा आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले से लेकर जमीनी लड़ाई तक का अभ्यास किया जा रहा है। यह संयुक्त अभ्यास हमें एक दूसरे से सीखने का बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। दो महान राष्ट्र अपनी मित्रता को बढ़ाने के लिए आगे आए, जिससे सब यूनिट स्तर पर अभ्यास और सर्वोत्तम प्रशिक्षण को साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे दोनों राष्ट्र की सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई है और साथ ही यूनाइटेड नेशन के मैंडेट के अंतर्गत काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के संयुक्त संचालन के दौरान आपसी रणनीति को समझने में मदद मिलेगी। दोनों सेनाओं के जवानों ने अब तक योग, आर्मी मार्शल आर्ट, रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग और स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशन में भाग लिया, जिसमें भारतीय सैनिकों ने कजाकिस्तान के सामने आर्मी मार्शल आर्ट में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। तो रॉक क्राफ्ट की ट्रेनिंग में सैनिकों को उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन करने के साथ हेलीबॉर्न ऑपरेशन में सैनिकों की तेजी से हेलीकॉप्टर के जरिए तैनात करने का अभ्यास हुआ। वहीं योग सत्र में दोनों टुकड़ियों के सैनिकों को शारीरिक और मानसिक संतुलन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। हम काजिन 2024 के दौरान कजाकिस्तान और अपने आर्मी के बीच में एक सेक्शन किस प्रकार से रोम को इंटरवेंशन करता है और हाउस को क्लियरेंस करता है, इसी कार्रवाई का यहाँ पर हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस युद्धाभ्यास के दौरान हम दोनों देश एक साथ मिलकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान हम एक दूसरे की रणनीति और तकनीकी को सीखने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है।
13 अक्टूबर तक चलने वाली इस ट्रेनिंग में भारतीय सेना और कजाकिस्तान के जवानों ने इस युद्धाभ्यास में आतंकवाद को मिटाने का लक्ष्य तो रखा ही है, साथ ही दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूती देने की भी कोशिश है। ऑली से न्यूज 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। हल्द्वानी में सोमवार की रात रामलीला के दौरान हुई एक वकील की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी मृतक का चचेरा भाई है। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद के चलते भाई ने ही हत्याकांड को अंजाम दिया। बता दें कि कमलवा गांजा इलाके में रामलीला के दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभियुक्त से पूछताछ में पता लगा कि ये जो मृतक है और जो अभियुक्त है, इन दोनों के चाचा जो है उनकी ज़मीन के विवाद को लेकर इन दोनों के बीच एक मामला चल रहा था और उस मामले में सहमति नहीं बन पाने के कारण जो अभियुक्त है उसके द्वारा जो मृतक है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। कोटद्वार में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत 40 साल बाद अपने अध्यापक से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। मंत्री धन सिंह रावत ने अपने अध्यापक रहे सच्चिदानंद रतूड़ी का सम्मान किया। इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा में उनके गुरु सच्चिदानंद रतूड़ी का अहम योगदान रहा। उन्होंने गांव की विकट परिस्थितियों में भी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की और उनके गुरु जी के सिखाए मार्ग और अनुशासन ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। समझ रहा हूँ कि मेरे विद्यार्थी कितने ऊंचे पद पर गए और उसके बाद आज मेरे घर पर मुझको याद करके मेरे घर पर पहुंचे, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता। अब पुरानी क्या कुछ यादें हैं इनके साथ? बहुत अच्छी यादें, बहुत अच्छे विद्यार्थियों में और जो सेवा भक्ति इन लोगों ने उस समय हमारे गुरु के दाते की, वो सेवा भक्ति तो कहने लायक भी नहीं, कहना क्या है आज के समय में तो आपने हमको कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक हमारे गाँव में आपने हम लोगों को पढ़ाया है और आज हम जहाँ भी हैं वो गुरु जी के आशीर्वाद से हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे जीवन में अनुशासन है, हम लोग आगे बढ़े, उसमें गुरु जी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं गुरु जी के दर्शन करने आया था। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आए 87 पाकिस्तानी सिख श्रद्धालुओं में से 15 सिख श्रद्धालु बीमार हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट कर गोविंद घाट लाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। दरअसल ज़्यादा चढ़ाई होने की वजह से कुछ महिला यात्री बीमार हो गई थी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पाकिस्तानी श्रद्धालुओं ने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया। शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें हेलीकॉप्टर का प्रोवाइड किया, क्योंकि हमारी कुछ लेडीज़ जो है घाट से धाम से घाट तक आने के लिए थोड़ी सी बीमार हो गई थी, कुछ को बुखार हो गया था। मेरी खुद की अम्मी वगैरह लेडीज़